नमस्कार। आज देखेंगे कहानी उषा प्रियमदा की वापसी। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू, जो रेलवे में नौकरी करते हैं और 35 वर्षों के लंबी अवधि के बाद वहाँ से वे रिटायर होकर घर वापस आते हैं। इनके माध्यम से कहानी लेखिका हमको, आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या सिखाना चाहती हैं और क्या दिखाना चाहती हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। रेलवे का क्वार्टर वो खाली कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। 35 साल की नौकरी के बाद रेलवे से वो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका एक सहयोगी है गणेशी, जो उनके मदद के लिए रहता है, समय पर चाय बना कर देता है, काम में हाथ बटाता है। तो गणेशी की पत्नी अपने पति के साहब के लिए कुछ बना कर दी है, चूँकि उनका बिछड़न है। लंबे समय के बाद साहब घर वापस आ रहे हैं, तो वहाँ से एक तरह से उन लोगों से बिछुड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से है। कमरे में बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है। गणेशी उस बोरिया बिस्तर को बांधने में गजाधर बाबू का सहयोग कर रहा है। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संचार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी ने बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिता दिए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर जो कर रहे थे, इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था।
उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थीं। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहरा सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सल्लज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। अब उनका घर का दृश्य है, घर पहुंच चुके हैं, तब का वर्णन है। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था मतलब संडे था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे होठों पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्काते हुए वह बिना खांसे हुए अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद रात की फिल्म देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश ना था और वह उन्मुक्त रूप से हंसी जा रही थी। असल में ये नरेंद्र गजाधर बाबू का छोटा बेटा है, बसंती छोटी बेटी है और अमर बड़ा बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया तो कमरे में 3 व्यक्ति कहे लगा रहे थे। एक तो गजाधर बाबू की बेटा, एक गजाधर बाबू का बेटा, एक बेटी और एक बहू। नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। ऐसा होता है। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इसी मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित होकर चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। चौके में बैठी मतलब
रसोई घर में बैठी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूँ। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। अशुद्ध स्तुति करते हुए मतलब मंत्र का उच्चारण अशुद्ध था उनका। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं, उन्होंने कहा। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकरों को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पुकारा। फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतज़ार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। गणेशी वही जो रेलवे क्वार्टर में उनको चाय बनाकर दिया करता था। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले यह गरम गरम पूरियाँ और जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या क्या करती हैं? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो कहेगी कॉलेज जाना पड़ता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारे भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, अब वह शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से फुर्सत ही नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूँ तो सुनती नहीं। घर में गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ना बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुक कर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में अब वह प्रबंध किया गया था। उसकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे।
बीच में एक अलगानी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह अक्सर उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के गढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई तो गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना चाहिए। पैसा कम रहेगा का मतलब है अब मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूँ और अब जो पैसा आएगा ना वह पेंशन का रहेगा जो कम रहेगा, तो पहले की तरह खर्च करना चाहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए खर्च में कमी होनी चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब है, न मन का पहना न ओढ़ा, उसकी पत्नी कह रही है। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी ना थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परेशानियों के जिम्मेदार वही है। तुम्हें कमी किस बात की है अमर की माँ? हमारे तरफ घर के जो बड़ा बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का, तो उसको अक्सर उसी की माँ के नाम से पुकारा जाता है। तो अमर बड़ा लड़का है, इसलिए अमर की माँ संबोधन कर रहे हैं गजाधर बाबू। तुम्हें कमी किस बात की है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी ही उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था, श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्वंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और कह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। फूला हुआ मतलब मुंह बना ली थी। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, सभी खाने को है।
अब क्या खिलाऊंगी, अब क्या सिखाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे में सारा डिब्बा घी उंडेल कर रख दी। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाले हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस की नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। तब कर्कश आवाज़ में बात कर रही है जो कान को जरा भी प्रिय नहीं लग रहा है। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निकला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है? तुमसे खाना बनाने किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है? बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोसी में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज़ टहलने के लिए चले जाते थे। लौट कर घर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ मतलब और गुस्सा हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। अमर जो बड़ा बेटा है वह अलग होने की बात सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने का जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था। सास जब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया, नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर जाता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था मतलब पड़ोसी शीला के घर आना जाना उसे अच्छा लगता था, चूँकि वहाँ उसे हंसने खिलखिलाने की मौका थी, आज़ादी था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर पड़ी
अंदर बैठी, रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो आचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नज़र दौड़ाई। फिर इस पर मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वह उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें कोई विधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। बॉलीवुड में एक गाना है ना, तुम बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने। और यहाँ गजाधर बाबू को चाहत थी सागर की, समुद्र की, और उन्हें बूंद भी ना मिल सका। उल्टा है। ये सेठ रामजी मल वही हैं, उनके कर्मचारी, उनके काम करने वाले लोग जो सरकारी क्वार्टर में आ जाया करते थे और उनसे बातचीत करते थे। चीनी मिल के मालिक है सेठ रामजी मल, और अंत में फिर वही रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनी में इसको बुलाते हैं, गजाधर बाबू को फिर बुलाते हैं अपनी कंपनी में काम के लिए। और ये गजाधर बाबू सोच विचार कर फिर अंतिम समय में काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। ये आज टहलने के लिए नहीं गए थे, चुपचाप घर में ही लेटे थे, विविध स्वर सुन रहे थे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटखट खटपट, और उसी में गौरैया का वार्तालाप। गौरैया जो छोटी छोटी पक्षी होती हैं। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए मतलब घर के मालिक के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो उसे बिना कारण पूछे रुपये दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं,
हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। धनोपार्जन के निमित्त मात्र से तात्पर्य बस धन कमाकर घर में देते जाओ, तुम इसीलिए हो। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने के अधिकारी हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त का भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतना रमी हुई हैं कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप ना करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग ना बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है मतलब हर चीज़ खरीदता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर बोल देता है और पैसा बचा लेता है। खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अब आदत पड़ी है यहाँ नौकर से काम करवाने की, तो पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टालने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, मतलब इन लोगों को पता नहीं है कि आज बाबूजी टहलने के लिए नहीं गए हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि रोज़ की तरह ये टहलने गए होंगे, चूँकि कमरे में बत्ती भी नहीं जल रही थी। तो नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख कर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ माँ, ये बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुना रहा है। बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें। हर चीज़ में दखल देने की क्या बात है? हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा, और कुछ नहीं सुझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सीट पिटाई। उनको तो आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पड़े हुए हैं। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान ना लगा सके।
वह चुप आंख बंद किए लेटे रहे, मतलब सोने की मुद्रा में रहे, ताकि ये अनुभव ना करे कि ये सुन रहा है। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। अब गजाधर बाबू को चिट्ठी आया है, वही राम जी मल की चीनी मिल से, कि आप मेरे यहाँ आइए और काम कीजिए। चूँकि पहले से जान पहचान है, रेलवे के समय से ही रेलवे क्वार्टर में उस चीनी मिल के कर्मचारी लोग आते थे और गजाधर बाबू से बातचीत करके अपना समय व्यतीत करते थे। इसलिए तो गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसी बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। और यहीं कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।